हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 28वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 27 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जो करना है कीजिए, बाय एंड गुड नाइट, उसने कहा और कॉल कट कर दी। सारंग ने वापस उसे कॉल की, लेकिन तब तक फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ओ गॉड, ये लड़की! सच में अब इसके भीतर मेरा डर ही नहीं रहा। कोई मतलब ही नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ये ना मेरे प्यार में ही बिगड़ गई है, बट कोई नहीं, तुम्हें तो मैं ही सुधारूंगा, वो बुदबुदाया। इधर दूसरी तरफ शांभवी ने कॉल कट करके फोन स्विच ऑफ कर दिया और साइड में रखकर पढ़ने लग गई। करीब आधे घंटे बाद अचानक ही उसके रूम के दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। ये आवाज कैसी है? शांभवी ने चौंक कर इधर उधर देखा। ऐसे ही होगी, वो फिर से पढ़ने लगी। तभी फिर से ठक ठक की आवाज आई। शांभवी, किसी ने कहा। उसे बिल्कुल हल्का सुनाई दिया था। फिर से? पर कहाँ से? सोचते हुए वो उठी। शांभवी, दोबारा आवाज आई और एकदम से ही उसका दरवाजा खुला। आप? वो चौंकी। चुप! सामने खड़े सारव ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया और जल्दी से पलट कर डोर बंद करने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शांभवी ने तुरंत उससे पूछा। अरे धीरे बोल, मेरी माँ क्यों मरवाना चाहती है? वो वापस मुड़ा। कर्म तो आपके ऐसे ही है, पर डोंट वरी, नॉर्मल बात कर सकते हैं। मम्मा पापा अपने रूम में सो रहे हैं तो नहीं सुनेंगे, वो बोली। अच्छा ठीक है, पर फिर भी अगर बाहर आ गए तो? जब इतना ही डर लगता है तो आए ही क्यों? बात डर की नहीं है, मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। वो लोग मुझे जेंटलमैन समझते हैं और आप यहाँ लफंडरों वाले काम कर रहे हैं। नहीं, उसने बीच में ही टोका। ओए, मैं सच में जेंटलमैन हूँ। उसने अपनी कॉलर सही की। जी जनाब, इसीलिए तो इतनी रात गए घर आए हैं। जेंटलमैन यही तो करते हैं ना? वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली। अरे तो अपनी माशूका और अपनी बेगम के सामने शरीफ नहीं रहा जा सकता ना? वो शांभवी के पास आ गया। अच्छा, बड़ी मजनूगिरी सूझ रही है। मैं हमेशा से था, कहते हुए उसने अपने आप को उसके पास खींच लिया। एक मिनट, आप ये बताएं कि अंदर कैसे आए? तभी शांभवी ने उससे दूर होते हुए पूछा। मैंने बोला था ना कि अपनी हबी को हल्के में ना लो। उसने अपने बालों पे हाथ फिराया। ज्यादा स्टाइल मत मारिए, चुपचाप बताइए कैसे अंदर आए? शांभवी ने आंखें दिखाई। छत से। वाट? छत से? आई मीन कैसे? शांभवी चौंक गई। पाइप से चढ़ के, वो मुस्कुराया। क्या पाइप से? आप पागल हो गए हैं क्या? ये क्या बचपना है? कहीं गिर जाते तो? कहीं लगी तो नहीं ना? वो उसका हाथ देखने लगी। कहीं नहीं लगी। माना कि ऐसे किसी के घर गया नहीं, पर इतना भी कच्चा नहीं हूँ। आए बड़े कच्चे नहीं हैं, अगर लग जाती तो ऐसे आते हैं क्या? उसने हल्के गुस्से से कहा और सारव की छाती पर मुक्का जमा दिया। अगले ही पल सारव ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। तुम्हारे लिए मैं 7वें आसमान पर चढ़ जाऊं, यहाँ तो फिर भी घर की छत थी। वो मुस्कुराया। आप ना सुधर जाइए, अभी अभी तो बिगड़ा हूँ, इतनी जल्दी कैसे सुधर जाऊं? उसने शांभवी की आंखों में देखते हुए कहा। हे राम, आप पहले वाले ही ठीक थे, अब तो झेले ही नहीं जा रहे मुझसे। शांभवी ने अपना सिर पकड़ लिया। अब ऐसे ही पूरी जिंदगी झेलना होगा तो तैयार रहो। शरीफ मैं अब सिर्फ लोगों के सामने होऊंगा। तुम्हारे पास आते टाइम शराफत को पहले ही खूंटी पर टांग आऊंगा। कहते हुए उसने अपनी ओर पकड़ और मजबूत कर ली। देखिए सर, अभी भी सर बुलाओगे? उसने तुरंत टोका। और तो और क्या बुलाऊं? सारव ही बोल लो तुम भी। धत, मैं ऐसे कैसे बुलाऊंगी? मुझे अजीब लगता है। हाँ यार, तुम्हारे मुंह से सारव मुझे भी अजीब लग रहा है, मत बुलाना फिर, सारव ने सोचते हुए कहा। इसीलिए तो मैंने आपका नाम सारवी रखा है, ताकि मुझे दिक्कत ना आए। वो मुस्कुराई। इस दौरान उसके दोनों हाथ उन दोनों के बीच सारव के सीने पर थे। वहीं सारव ने अपनी बाईं कलाई को अपने दाएं हाथ से उसकी कमर के पीछे से पकड़ा हुआ था। अरे हाँ, सारवी से याद आया। तभी अचानक से सारव बोला। एक मिनट, जो यार आया वो छोड़िए और ये बताइए कि इस तरह से इतना रिस्क लेकर क्यों आए हैं? क्या जरूरी काम था आपको? उसने तुरंत सारव को चुप कराकर पूछा। यही तो याद आया था, वो जरूरी काम था तुमसे मिलना। एक्चुअली सिर्फ मिलना ही था, बट अभी तुम्हें सजा भी मिलेगी, उसने कहा और उसे अपनी बाहों में कस लिया, जिससे सारवी उसके थोड़ा और करीब आ गई। और किस बात की सजा? शांभवी ने पूछा। सजा मुझे सारवी बुलाने की। हाँ तो बुलाऊंगा ही, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। शांभवी शरारत से मुस्कुराई। बिल्कुल, आई एक्सेप्ट, मैं हूँ आपकी वाइफ। बट यू नो ना कि कुछ बीवियां भी बहुत ठरकी होती हैं, वो अपने पति को छोड़ती नहीं है, और मैं उन्हीं में से एक हूँ। इसीलिए आज तो आप गए। सारव ने उसे और कस लिया। क्या मतलब? शांभवी चौंक गई। मतलब कि आज तो आपकी इज्जत लुटने वाली है मेरे पति देव। उसने आंख मारी और उसके होठों की ओर बढ़ा। नहीं, ये गलत है। आप आगे मुझे इतना परेशान करते हैं, मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है।
तो अब ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसको धक्का देने की कोशिश करने लगे, पर सारव की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। ऐसा ही होगा, मेरा सच्ची में मन है, चलो आ जाओ, उसने कहा और उसे गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी कहाँ कुछ किया, अभी तो करना बाकी है। वो मुस्कुराया और उसे बेड पर पटक कर खुद भी उसके पास आ गया। आउच! नहीं देखिए, ये सही नहीं है। वैसे भी हमारी शादी तो हो रही है ना, फिर अभी आप ऐसे कैसे? कैसे क्या? मन है तो इसीलिए तो आया हूँ, वो बोला तो शांभवी चुप हो गई। उसे अजीब सा लग रहा था, पर वो सारव को कैसे रोके ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। यही वजह थी कि उसकी आंखों में हल्की उदासी आ गई। सारव उसके ऊपर झुका तो वो बस चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। अरे क्या हुआ, डर गई क्या? अचानक ही सारव ने हंसते हुए पूछा। तो शांभवी को कुछ समझ नहीं आया। अरे पागल, मजाक कर रहा हूँ। तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला था या सोच रहा था? उसने शांभवी के दोनों ओर अपनी कोहनियाँ टिका दी। उसका चेहरा और छाती शांभवी के ऊपर थी और कमर से नीचे का हिस्सा उसके बगल में। पर आप बोल रहे थे ना, शांभवी धीरे से बोली। अरे पगलू, बोला ना मजाक था, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, ना ही मैं करने वाला। डरो मत, जब इतने दिन से रुका हुआ तो आगे भी रुक सकता हूँ ना। वैसे भी शादी के 22 दिन ही तो बाकी है, तो जो होगा उसके बाद ही होगा, और वो भी तब जब तुम्हारी परमिशन होगी। अगर तुम अलाउ करोगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। मानता हूँ परेशान करने के लिए कुछ भी बोल देता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वो हल्का सा मुस्कुराया और झुककर शांभवी का माथा चूम लिया। उसके ऐसा करने से शांभवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे इस तरह से उसके करीब होने से जरा सा भी अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन जब ऐसी बात है तो ऐसे क्यों आए? उसने सारव की आंखों में देखा, वो उसे प्यार से देख रहा था। तो तुम्हारा मतलब इस तरह से छिपकर कूद फांद कर क्या सिर्फ इसके लिए ही आते हैं और कुछ नहीं हो सकता? उसने कहा तो शांभवी कुछ नहीं बोली। मैं इसीलिए आया था क्योंकि मन था मेरा तुमसे बात करना चाहता था। ऐसे इतने करीब रहकर तुम्हें देर तक तकते रहना चाहता था, तुम्हें अपने करीब महसूस करना चाहता था, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कनें, सब कुछ फील करना चाहता था। और हाँ, साथ में ही थोड़ी पप्पियाँ शप्पियाँ भी करनी थी। उसने शरारत से कहा। धत! शांभवी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। अब ये तो नहीं छोड़ सकता मैं, इतना ज्यादा भी शरीफ नहीं हूँ और ना ही बनने का शौक है। कहते हुए वो उसके होठों पर झुका तो शांभवी ने आंखें खोल दी। पर इन सब की वजह से अगर हम खुद को नहीं रोक पाए तो? उसने संजीदा होकर कहा। पागल, जब मैं तुमसे प्यार करने के बाद भी, तुम्हारी इजाज़त होने के बाद भी, तुम्हारे इतने करीब आकर भी तुम्हें किस करने से खुद को रोक सकता हूँ, तो वो शब्द तो बहुत बड़ी चीज़ है। तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पक्का? हाँ, पर तुम्हारा मैं नहीं कह सकता। क्या पता? वो शरारत से बोला। धत! मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। हाँ, तभी तो सपने में मम्मा को किस करती हो। आप कब तक मेरा मजाक बनाएंगे? इसके लिए हमेशा, पर अभी नहीं। अभी तो मेरे पास कुछ और बेहद ज़रूरी काम है, उसने कहा और शांभवी के होठों की ओर बढ़ने लगा तो उसने आंखें बंद कर ली। जैसे-जैसे वो पास आ रहा था, शांभवी की सांसें तेज हो रही थी। वो अपने सीने पर सारव की भागती हुई धड़कनें भी महसूस कर पा रही थी। सारव की गर्म सांसें उसके चेहरे पर महसूस हुई और अगले ही पल उसके होठ सारव के होठों की गिरफ्त में थे। कैसे 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 मैं उसके बारे में पता करूं? कल से सोच रहा हूं, पर फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन है वो? कुछ भी याद नहीं आ रहा, कोई हिंट नहीं मिल रहा। एनी बुदबुदाते हुए बेचैनी से टहल रहा था। उसके हॉस्पिटल रूम में एक नाइट बल्ब चल रहा था जिसकी रोशनी में कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी एनी को बोलने और चहलकदमी करने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे फिर से सब सोचना होगा। फर्स्ट डे मैंने शांभवी को होटल आने को कहा, उसने मुझे मना कर दिया। मैंने उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश की, तभी वो आवाज़ आई और वो भाग गई। मतलब कोई था जो शांभवी को बचाना चाहता था। ये शारव या अलका हो सकते हैं, या कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। उसके बाद मुझे वो नोट मिलना, लिखने वाले को पता था कि मैंने शांभवी से क्या बात की है। मतलब शांभवी है सस्पेक्ट, क्योंकि वो वहाँ थी, मुस्कुरा भी रही थी। उसके बाद मास्कमैन का आना, उसकी अजीब सी ड्रेस और आवाज़ जिसे मैं नहीं पहचानता, पर उसकी हाइट ज़्यादा थी। शांभवी और अलका की कम है, यानी सारव हो सकता है, या शांभवी ने किसी को हायर किया हो। उसके शरीर का कोई हिस्सा खुला नहीं था, सिर्फ उसकी आंखें, छोटी छोटी लेकिन पेनी आंखें, जैसे किसी शिकारी की होती है। वो आंखें मैंने शायद कहीं देखी है, पर अभी बाद में सोचूंगा, पहले और कोई क्लू देखते हैं। वो खुद से बड़बड़ाया। सारव मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे नहीं पता। उन्हें कभी सीधे तौर पर मुझसे कुछ नहीं कहा और किसी और से भी मेरे बारे में कोई कमेंट नहीं किया। वो तो क्लास में मुझ पर इतना ध्यान नहीं देता। खैर, सारव नहीं
मुझे पहले मास्क मैन के बारे में सोचना है। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। वहीं अगले दिन मुझे मॉम ने वो लॉकेट पहनाया। फिर दूसरी बार मैंने शांभवी को धमकाया और वो मास्क मैन घर आ गया और मेरा दम घोटने की कोशिश की। 1 मिनट, वो एकदम से चौंका। वो मास्क मैन हमेशा ग्लव्स पहनता है, बट उस दिन उसने नहीं पहने थे। ओह शिट, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। वो हाथ काफी गोरे थे और अंगुलियां लंबी। गुंडों वाले हाथ नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो इतने साफ सुथरे बिना कोई खरोंच वाले थे। जबकि गुंडों के तो अक्सर हाथापाई करनी पड़ती है, उनके हाथ ऐसे नहीं हो सकते। एक और भी चीज थी, उसके दाहिने हाथ की हथेली के उल्टी तरफ कुछ था। क्या था वो? उसने आंखें बंद कर ली। ध्यान से सोच यानी ध्यान से। वो हाथ, वो आंखें, याद कर। ब्लफ जल बुझ रहे थे, पर शायद हाथ पर कोई टैटू सा था। क्या था वो? ओम, यस यही था, पर थोड़ा अलग तरह से, अलग स्टाइल से बनाया हुआ था। ऐसा टैटू मैंने कहाँ देखा है, मुझे सोचना होगा, वो बोला और कस के अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने दिमाग पर पूरा जोर देकर सोच रहा था कि वो टैटू उसने कहीं देखा तो है, पर कहाँ। ओ यश यश। कुछ देर बाद वो एकदम से चिल्ला उठा और पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। यश, मास्क मैन, यस, फाइनली मैंने तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया। मैं सोच रहा था कि तुम क्यों करोगे, पर अब मुझे वजह भी समझ आ गई है कि क्यों। इतने दिनों तक तुमने मुझे परेशान किया, मुझे मेंटल असाइलम में भेज दिया, मुझे इतना पीटा, इतना सब कुछ किया, और आज आज इसी असाइलम में मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन एक गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिससे तुम पकड़े गए। तुमने गलती कर दी, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू नहीं रुला दिए तो मेरा नाम भी अनिमेष नहीं। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मास्क मैन। अब बस मेरे यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर के मुताबिक अगर मेरा बिहेवियर ठीक रहा तो 1 महीने के भीतर ही मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसीलिए अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कोई गलती ना करूं और यहाँ से बाहर आ जाऊं, ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं, तुमसे बदला ले सकूं। मैं जो करूंगा उससे तुम तड़प उठोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी भी जानता हूँ। भले ही अब मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें तो मैं तुम्हारी औकात दिखाकर रहूंगा। डियर मास्क मैन, आई एम कमिंग, जस्ट वेट एंड वॉच, वो बोला। इस दौरान उसकी आंखें चमक रही थी, जिसमें वहशियत साफ नुमायां हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वाकई अब मास्क मैन को वो कड़ी पटखनी देने वाला है। उसके इरादे इस वक्त बिल्कुल भी नेक नहीं थे। क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? सारो ने चुपचाप बैठी शांभवी से पूछा। वो सीधी लेटी हुई थी और सारो उसकी बगल में करवट लेकर लेटा हुआ था। उसने बाईं कोहनी बिस्तर से टिका कर उस पर अपना सिर रखा हुआ था और दाहिने हाथ की अंगुलियों में शांभवी के बाएं हाथ की अंगुलियां फंसा रखी थी। दोनों के हाथ शांभवी के पेट पर थे। वहीं ऐसा लग रहा था जैसे शांभवी कुछ परेशान सी है। बोलो, क्या हुआ? उसने दोबारा पूछा। वो सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है। मुझे आप हमेशा के लिए मिलने वाले हैं, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज। इसीलिए पता नहीं क्यों बस थोड़ा सा मन घबरा रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इतना सब कुछ अच्छा हो, कोई दिक्कत ना आए तो डर लगता है, जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। शांभवी धीरे से बोली। कुछ गलत नहीं होने वाला, तुम ऐसे ही सोच रहे हो। जब शादी जैसी जिंदगी के बड़े फैसले लिए जाते हैं तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है, ये नॉर्मल है। और हमारी शादी तो इतनी जल्दी जो हो रही है, तो तुम्हें भी बस इसीलिए ऐसा लग रहा है। डोंट वरी, सब सही होगा। हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट में। उसने प्यार से शांभवी का गाल सहला दिया। काश कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अच्छा, अभी टाइम काफी हो चुका है तो मुझे जाना होगा। ओके, सारा ने कहा और उठ गया। आप फिर से छत पर से जाएंगे? शांभवी भी उठ बैठी। हाँ तो और कैसे जाऊंगा? चुप कीजिए, आप दरवाजे से जाएंगे, मैं चल रही हूँ साथ में। पर मम्मा पापा वो सो रहे हैं, चुपचाप चलिए मेरे साथ, उसने कहा और खड़ी हो गई। उसने धीरे से रूम का दरवाजा खोला और इधर उधर देखा, फिर शारव को इशारा किया तो वो उसके पीछे आ गया। वो दोनों जल्दी से मेन डोर पर पहुंच गए। शांभवी ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। अच्छा ओके, अब मैं जाता हूँ, ध्यान रखना, बाय। शारव जाने के लिए बढ़ा, तभी शांभवी ने उसे पीछे से हक कर लिया। अरे क्या हुआ? वो तुरंत पलटा। मुझे सच में अजीब लग रहा है, जैसे कुछ गलत होगा, उसने धीरे से कहा। तो सारव ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। शांभवी, लिशन, कुछ नहीं होगा, हम अलग नहीं होंगे। कुछ भी गलत होगा तो मैं देख लूंगा, आई प्रॉमिस यू, मैं सब संभाल लूंगा। तुम फिलहाल ये सब मत सोचो, एग्जाम्स पर ध्यान दो। ओके, उसने कहा और उसका माथा चूम लिया। आई लव यू, उसने उसे गले लगाए। डोंट वरी, मैं हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बाय, सो जाना।
उसने उसे अलग किया और बाहर निकल गया। वहीं शांभवी कुछ देर वहीं खड़ी उसे देखती रही, फिर दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। पूरे घर में मेहमानों की चहल-पहल थी। हालांकि शादी तो मेरी झोल से ही होने वाली थी, लेकिन फिर भी घर को फूलों और लाइट से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। घर के दरवाजे पर बंधनवार भी लगा दिया गया था, जिससे किसी को साफ पता चल सकता था कि इस घर में किसी की शादी है। कहीं से हंसी मजाक की आवाज आ रही थी तो कहीं हैरान परेशान सा घूम रहा था। कुछ अपने फोन में बिजी थे तो कुछ तैयार हो रहे थे। वैसे ज्यादातर मेहमान सीधे वेन्यू पर ही पहुंचने वाले थे, लेकिन नजदीकी रिश्तेदार शादी की बाकी रस्मों में हिस्सा लेने के लिए पहले ही उसके घर आ चुके थे। भाभी, शांभवी को अभी लेकर जाना होगा क्या? इसी बीच एक औरत जो लगभग शांभवी की माँ की उम्र की थी, उन्होंने पूछा। जी दीदी, उसे अभी जाना होगा। पार्लर वाली भी आ गई होगी, काफी टाइम लगेगा ना इसीलिए। अरे मामी, पार्लर वाली नहीं, मेकअप आर्टिस्ट बोलिए। एक सिटिंग के 15,000 लेती है। तभी एक लड़की बोली जो शांभवी की ही उम्र की थी, ने आते हुए कहा। उसने फिलहाल जींस के साथ कुर्ता पहन रखा था, रंग गोरा था और दिखने में भी वो काफी सिंपल और प्यारी थी। अरे जो भी हो, बस थोड़ी सी लिपापोती करती है और फालतू के पैसे ऐंठती है। पता नहीं शारव ने बुलवाया ही क्यों था। हमारी शांभवी तो ऐसे ही इतनी प्यारी है। शांभवी की मम्मा बड़बड़ाई। हाँ हाँ, सही कहा, शांभवी तो ऐसे ही अच्छी दिखती है, पर क्या है ना, इससे स्पेशली बोला गया है कि खूबसूरती को थोड़ा और निखारना है ना, कि लिपापोती करके चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ देना है। वैसे आप टेंशन मत लो, मैं तो साथ जा रही हूँ, अच्छे से समझा दूंगी। वो लड़की हंसी। अरे तो कन्नू, जब तुझे जाना है तो रेडी हो जाना, या ऐसे ही जाएगी? तभी उसकी माँ यानी शांभवी की बुआ ने कहा। मम्मी, मैं वहीं रेडी हो जाऊंगी। वैसे भी ये तामझाम मुझे कुछ खास नहीं जमता, इसलिए बारात आने पर ही तैयार होंगी, वो बोली। ठीक है कनिका, तो तू अपना बैग ले ले, मैं शांभवी को भी बोल देती हूँ, गाड़ी आ गई है, जाओ तुम लोग, हम भी आते हैं थोड़ी देर में, उन्होंने उस लड़की यानी कन्नू से कहा और शांभवी के रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं कन्नू भी अपना बैग लेने के लिए दूसरे रूम में चली गई। शांभवी, शांभवी बेटा, तूने सब देख लिया ना, क्या ले जाना है? वो गाड़ी आ गई है। शांभवी की मम्मा उसके रूम में आई तो देखा वो बिस्तर पर चुपचाप बैठी फोन में कुछ देख रही थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी बड़ी काली आंखों में हल्की सी उदासी थी। इस वक्त उसने सिंपल सा सूट पहन रखा था और कंधे पर दुपट्टा डाला हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, पर बावजूद इसके वो निखार से चमक रहा था। उसके पैरों में और हाथों में कोहनी के ऊपर तक मेहंदी लगी हुई थी, जो अब तक काफी ज्यादा रच चुकी थी। वहीं उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बंधा हुआ था, जिसमें लोहे का छल्ला और सुपारी जैसी चीजें थी। वो इस वक्त फोन में अपनी हल्दी, मेहंदी और बाकी की रस्मों वाली पिक्स देख रही थी। सभी उन पिक्स में बहुत खुश लग रहे थे, वो खुद भी। उसे इस बात की खुशी थी कि फाइनली आज वो अपने प्यार के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही थी। इतना सब कुछ हुआ उसकी जिंदगी में, उसने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया और शायद आगे भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसे सुकून इस बात से था कि अब वो सारव की होने वाली थी। वो जीवन भर उसके साथ रहने वाली थी, उसकी पत्नी बनकर। और ये बात भी वो अच्छे से जानती थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सारव उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। इन सब में उसने देखा कि उसके मम्मी पापा कुछ उदास से थे। हालांकि ये उदासी बस उससे दूर हो जाने के लिए ही थी। इस बात को लेकर शांभवी भी थोड़ा उदास थी। वो जल्दी अपने घर से चली जाएगी। किसने सोचा था कि 1 महीने के भीतर ही उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो जाएगा। पर खुशी इस बात की थी कि उसका फैसला सही था, उसकी चॉइस सही थी। यही वजह थी कि उसके मन में अपनी शादी को लेकर कोई डाउट नहीं थे। क्या हुआ शांभवी, क्या देख रही है बेटा? शांभवी की मम्मा ने उसके पास आकर कहा। कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। वो हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा, तू कन्नू के साथ जा, गाड़ी आ गई है। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। मम्मा, शांभवी अचानक से खड़ी हुई और अपनी माँ के गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे क्या हुआ बेटा? उन्होंने उसके बाल सहलाते हुए कहा। इतनी जल्दी सब क्यों हो रहा है? मुझे अभी आपके साथ रहना था। वो सिसक पड़ी। अरे कैसी बातें कर रही है? कुछ जल्दी नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। रही बात साथ रहने की, तो हम सब साथ ही तो हैं। बस 20 मिनट ही तो लगते हैं उस घर से इस घर आने में। चाहे जब आ जाना, हम भी आ जाएंगे। अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी और भी अच्छी हो जाए, तुझे खूब खुशियाँ मिले, तू अपने घर परिवार के साथ सुख से रहे, कहीं कोई परेशानी ना हो, सारव हमेशा तेरे साथ रहे। उन्होंने प्यार से कहा। हालांकि उनकी आंखें भी नम हो गई थी। अच्छा, अब तो जा, कन्नू वेट कर रही होगी। उन्होंने शांभवी को खुद से अलग किया तो उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और अपना हैंडबैग लेकर बाहर चली गई।
वहीं उसकी माँ ने अपने हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, मेरी बच्ची को खुश रखना, हर बुरी चीज से मेरी बेटी और दामाद को दूर रखना, उनकी रक्षा करना, उन पर कृपा करना, उनकी जोड़ी को भी अपनी जोड़ी जैसा ही अटूट बना देना। वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोली। शांभवी रुक, तो ये दुपट्टा सही करने दे, अलका ने उसका दुपट्टा सही करते हुए कहा। उसके साथ ही रूम में कनिका, जोया, प्रिया भी थी। शांभवी तैयार हो चुकी थी। मेकअप आर्टिस्ट शायद जा चुकी थी। लाल रंग के जोड़े में वो इस वक्त देवी जैसी लग रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने वाकई अच्छा काम किया था, यही वजह थी कि वो और खूबसूरत लग रही थी। बड़ी काली आंखें जिनमें काजल की पतली धार खींचती गई थी, पतले होठ पर ग्लासी रेड लिपस्टिक के साथ गालों पर ब्लश का यूज इतने अच्छे से हुआ था कि वो एकदम नेचुरल पिंकिश लग रहे थे। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था जिस पर फूलों का गजरा भी बांध दिया गया था। कान के पास से उसके गाल पर आती बालों की एक पतली लट उसे और भी अच्छा लुक दे रही थी। वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। जाहिर सी बात है कि वो काफी नर्वस हो रही थी। हालांकि उसकी आंखों में खुशी भी नजर आ रही थी क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। अब तक कोई परेशानी नहीं आई थी। सारों ने इतने दिनों से उसके लिए वो सब कुछ किया जो सालों की रिलेशनशिप में लोग करते हैं। उसे घुमाने ले जाना, फिल्म दिखाना, बाइक राइड करवाना, सब कुछ। हर रोज वो दोनों पूरा थक कर ही सोते थे, पर फिर भी सारव के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आती थी। वो अपनी जी जान लगाकर उसके लिए ये सब कर रहा था, वो भी खुशी से। शांभवी को ये सब सोचकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। आखिर सारव जैसा जीवन साथी जो उसके साथ था, इसी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान थी। यार, हमारी दुल्हन तो रेडी हो गई, पर दूल्हे राजा कहाँ है? अभी तक बारात आई नहीं। तभी प्रिया बोली। हाँ यार, अभी तक नहीं आए। अच्छा शांभवी, तुझे पता है क्या वो लोग कब पहुंच रहे हैं? तभी जोया ने उसकी ओर देखा। मुझे कैसे पता होगा? मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। शांभवी ने अपने कंधे उचका दिए। ऐसे कैसे नहीं पता होगा? तुझे ही तो पता होगा यार। सब कुछ तुझसे पूछकर करते हैं, मतलब सच्ची में। शर्त तो शादी से पहले ही जोरू के गुलाम बन गए हैं। अलका हंसी। गुलाम नहीं है वो, शांभवी तुरंत बोली। आए हाय, बड़ी जल्दी बोली है लड़की। प्रिया ने आंखें नचाई। हाँ तो क्यों ना बोले, आखिर इतने अच्छे हबी मिल रहे हैं उसे। यहाँ कोई गुलाम नहीं है, वो किंग है और मेरी बहन क्वीन। अब तुम लोगों को तुम्हारे वाले मिल नहीं रहे तो उसे परेशान कर रही हो। तभी कनिका ने उसे हक करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। यार कन्नू, ये हमारी दोस्त है, कम से कम आज तो परेशान करने दे, फिर तो मैडम को टाइम ही नहीं मिलेगा। जोया ने मुंह बनाया। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोगों के लिए तो मेरे पास हमेशा टाइम होगा। शांभवी मुस्कुराई। ठीक है, फिर हम रोज रात में 9 बजे के बाद से कॉल किया करेंगे तुझे बारी बारी से, ठीक रहेगा ना? प्रिया ने आंख मारी। हाँ हाँ, तो फिर तू बताइयो कि तेरे पास हमारे लिए टाइम है या नहीं? अलका बोली और हंस पड़ी। धत। शांभवी के गुलाबी गाल उनकी बातें सुनकर और गुलाबी हो गए थे। अरे लड़कियों, लो आ गए हमारे जीजाजी, दर्शन कर लो। तब से बेताब थी। तभी कनिका की आवाज आई जो विंडो से नीचे देख रही थी। हाय सच्ची। तीनों लड़कियां तुरंत विंडो की ओर भागी और वहीं शांभवी भी खड़ी हो गई। अरे अरे, आराम से। कनिका धक्का लगने पर बोली। शांभवी, मैं बोल रही हूँ, तू पहले तो इन सबकी नजरों में ही जीजू को बचाकर रखना, पड़ना पता नहीं। ओए कनू यार, ऐसे मत बोल। शादी पर तो दूल्हे का ही क्रेज होता है, इसमें हमने कौन सा कुछ गलत कर दिया? हाँ हाँ, ठीक है, पर कम से कम उसे तो देखने दो जिसका सबसे ज्यादा हक बनता है। शांभवी आ जाओ, और इंतजार में तड़प रहे अपने नैनों को थोड़ी राहत दो। कनिका ने इशारा किया तो शांभवी चलकर विंडो के पास आ गई। उसने नीचे देखा तो सारव सफेद घोड़ी पर बैठा हुआ था जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। कुछ बाराती बैंड पर डांस कर रहे थे और बाकी भी साथ ही चल रहे थे। अरे, ये तो अब दिखाई ही नहीं दे रहे। तभी अलका ने कहा, क्योंकि वो अब विंडो से दिख नहीं रहा था। शांभवी भी उसे ठीक से देख नहीं पाई थी, इस वजह से उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। अरे, तो अब वो तुम लोगों के लिए बाहर ही खड़े रहेंगे क्या? शादी के लिए अंदर भी तो आना है। कनिका ने कहा, एक काम करते हैं, हम नीचे जाकर देखते हैं। प्रिया ने बोला तो वो तीनों तेजी से रूम से बाहर निकल गई। अरे शांभवी, तुम उदास मत हो जाओ, बस कुछ देर और, फिर तुम भी देख लेना अपने प्यारे दूल्हे राजा को। बस थोड़ा और इंतजार, उसके बाद तो तुम जिंदगी भर उन्हें देख पाओगी। कनिका ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। वो उसके साथ वहीं रुक गई थी। इधर दूसरी तरफ शारव भी घोड़ी से उतरकर बार बार इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे कहीं से शांभवी झांकते हुए दिख जाए, बस ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो उससे भी रहा नहीं जा रहा था। उसने बेचैनी से अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। क्या हुआ भाई, शब्र नाम की चिड़िया पिंजरे से उड़ गई क्या?
अबे एक दिन तो रुक जा, फिर सामने बैठे के करते रही हो भाभी के दर्शन। तभी पीछे से आवाज आई तो वो पलटा। अरे तू? वो खुशी से बोला क्योंकि सामने अर्चित खड़ा था। क्या अर्चित ब्रो, आप अभी आ रहे हैं? मैंने तो बारात में आपके साथ डांस का सोचा था। तभी आरव भी दोनों के पास आ गया। सॉरी आरव, बट क्या करूँ यार, बहुत जरूरी काम था। मुझे तो लग रहा था भाई की शादी में भी नहीं पहुंच पाऊंगा, बट आज छुट्टी मिल गई तो सीधे इधर ही चला आ रहा हूँ, घर भी नहीं गया। अर्चित ने कहा। कोई नहीं, तू अभी एंजॉय कर। सारव मुस्कुराया। नहीं भाई, इतनी एनर्जी नहीं है अब, बस ये मुख्य रश में हो जाए तो निकल जाऊंगा। गाड़ी में ही ड्राइवर करके लाया हूँ शो। तेरी शादी में डांस का सपना तो सपना ही रह गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम बाद में पार्टी करेंगे, तब कर लेना तू डांस जी भर के, सारव ने कहा। बिल्कुल, अभी सीधा खड़ा हो, कुछ पूजा होने वाली है। अर्चित ने सामने इशारा किया तो वो शांत हो गया। द्वार पर होने वाली कुछ रस्मों के बाद उसे मंडप में लाया गया, जहां पंडित जी वर पूजा की तैयारी कर रहे थे। दूल्हे की ड्रेस में आज वो भी कहर ढा रहा था। पीच कलर की इंडो वेस्टर्न शेरवानी सूट को उसने क्रीम फॉन पेंट के साथ पहना हुआ था। मंदारिन कॉलर और मेटेलिक बटन्स के साथ शेरवानी पर फूलों का काम उकेरा गया था, जिससे ये और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। पंडित जी ने उसे बैठाया और पूजा की विधियों में लग गए। वहीं उसे अब बस अपनी दुल्हन का इंतजार था। शांभवी, देखो आज हम दोनों एक होने वाले हैं। आज हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं, अपने हर पल में एक साथ रहने वाले हैं। सच कहूँ तो अब मुझसे ये कुछ पलों का वेट नहीं हो रहा। बस जी कर रहा है कि तुम मेरे सामने आ जाओ और हम हमारे रिश्ते को बांधने वाले इस प्रणय सूत्र में बंधने का प्रोसेस स्टार्ट करें। मुझे सब कुछ अच्छे से करना है, हर पूजा, हर रस्म मैं सब कुछ पूरे मन से करूँगा और इस रिश्ते को निभाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बस जल्दी से आ जाओ, वो मन में ही बोला। जी, पूजा संपन्न हुई। अब आप कन्या को बुलवा लीजिए, पंडित जी ने मंडप के पास खड़े शांभवी के मम्मी पापा से कहा। उनके साथ ही प्रिया, अलका, जोया और अर्चित, आरव, साथ में सारव के मॉम डैड भी खड़े थे। अलका, प्रिया बेटा शांभवी को ले आओ, शांभवी की माँ ने कहा। जी आंटी, उन्होंने कहा और तीनों चली गई। उनके जाते ही सारव की नजरें सीढ़ियों पर ही जम गई। वो उसे देखने का मौका एक पल के लिए भी नहीं गंवाना चाहता था। कुछ ही देर बाद उसका इंतजार खत्म हो गया। शांभवी उसे नीचे उतरती हुई दिखाई दी। वो अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शांभवी को देखते ही सारव के चेहरे की मुस्कुराहट और लंबी हो गई। वो बस एकटक उसे देखे जा रहा था। शांभवी के आने के बाद पंडित जी ने उसे सारव के दाहिनी तरफ बिठाया। शांभवी ने एक बार अपनी पलकें ऊपर उठाकर सारव की ओर देखा। उन दोनों की नजरें मिली और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर पंडित जी अपने काम में लगे हुए थे। पंडित जी ने चावल, गुड़, जीरे के मिश्रण को उन पर छिड़का। अब आप दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देखते हुए माला पहनाइए, पंडित जी ने कहा, जिसके बाद सारव और शांभवी खड़े हो गए। कनु ने उन्हें माला पकड़ाई। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देख रहे थे। फिर शांभवी ने धीरे से आगे बढ़कर सारव के गले में माला पहनाई तो सभी ने क्लैपिंग की। उसके बाद सारव ने भी उसे माला पहनाई। इस दौरान पंडित जी और बाकी के लोग उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। अब कन्यादान के लिए कन्या के पिता आगे आए, पंडित जी ने कहा, जिसके बाद शांभवी के पापा आगे आए। वो भी इस वक्त बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक नज़र उन दोनों पर डाली और फिर पंडित जी की ओर देखने लगे। पंडित जी ने उन तीनों की हथेलियों का प्याला बनवाया और शांभवी की हथेली के नीचे एक कांसे का बर्तन रख दिया। उसके बाद उसके पापा ने पंडित जी के कथनानुसार पवित्र जल को एक पतली धार के रूप में अपने हाथ से सारव के हाथ में डालना शुरू किया, जिसे सारव ने अपने दाहिने ओर खड़ी शांभवी की हथेली में गिराने लगा और वो उस कांसे के बर्तन में। अब गठबंधन के लिए आगे आए, पंडित जी ने कहा तो शांभवी की माँ आगे आई। पंडित जी ने उन्हें पूजा की सुपारी पकड़ाई, जिसे उन्होंने गठबंधन के साथ बांध दिया। अब आप दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अग्नि के समक्ष फेरे लीजिए। प्रथम 3 फेरों में कन्या आगे रहेगी और अंत के 4 फेरों में वर, पंडित जी ने कहा और स्वयं खड़े हो गए। सारव और शांभवी ने भी खड़े होकर फेरे शुरू किए। हर फेरे के बाद पंडित जी उन्हें वचन भी दिलवा दे रहे थे, वहीं बाकी के लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। फेरे संपन्न हुए। अब वधू वर की वामांगी है, अतः अब आप उनके बाईं ओर स्थान ग्रहण करें। फेरे होने के बाद उन्होंने शांभवी से कहा तो वो सारव के बाईं ओर बैठ गई। पंडित जी ने सारव की ओर देखा। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरे, उन्होंने कहा, जिसके बाद नीलिमा जी ने आगे बढ़कर उसे सिंदूर पकड़ाया। सारव ने धीरे से शांभवी की मांग में सिंदूर भरने लगा। इस दौरान शांभवी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी।
जैसे ही उसने सिंदूर भरा, शांभवी ने अपनी आंखें खोली और शारव की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शारव ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी, जिससे शांभवी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब आप मंगलसूत्र पहनाइए, पंडित जी ने कहा, जिसके बाद शारव ने शांभवी के गले में मंगलसूत्र पहनाया। विवाह संपन्न हुआ। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी ने कहा तो वो मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि अभी भी विवाह की बहुत सी रस्में बाकी थी, जो पंडित जी के द्वारा उन दोनों को साथ में ही करनी थी, परंतु फिर भी अब वो खुश थे। इस दौरान उन दोनों के चेहरे पर सुकून के भाव थे कि आखिरकार वो एक पवित्र रिश्ते में बंध चुके थे। अब वे दोनों स्वयं को पूर्ण महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो। किसी भी तरह की कोई चिंता उनके चेहरे पर नहीं थी तो बस खुशी। अग्नि की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उन दोनों का मुख लाल चमक रहा था। इधर दूसरी तरफ एनी बेचैनी से अपने रूम में टहल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये रात उसकी जिंदगी की एक बहुत जरूरी रात थी। बस एक दिन और मास्कमैन, डॉक्टर ने बोला है कल शाम तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। कल रात में इस काल कोठरी से बाहर निकल जाऊंगा और फिर तुम्हारी जिंदगी में आएगी तबाही, तबाही जिसका नाम है एनी। मास्कमैन, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें सजा देकर ही रहूंगा और वो सजा तुम हमेशा याद रखोगे। बस आज और इंतजार कर लो, बस एक और दिन। अब मैं तुमसे नहीं डरता मास्कमैन, और वो डर क्या होता है ये अब तुम्हें पता चलेगा। यह कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।